हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तैयारी ठीक चल रहा है? संभवतः अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का इंटरव्यू होगा। अभी है आपके पास टाइम और उस पर वर्कआउट कीजिए। जैसा कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका प्रोबेबल क्वेश्चन पर वर्कआउट कर रहा था, क्या क्या क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बनते हैं जो स्टूडेंट को देख लेना चाहिए। इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन न केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टूडेंट को पूछा जा सकता है, बल्कि किसी से भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप जहां जाना चाह रहे हो वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है। भले आप हिस्ट्री से, एंथ्रोपोलॉजी से, मैथिली से या किसी दूसरे लिटरेचर लैंग्वेज से या सब्जेक्ट से आप बीपीएससी क्वालिफाई किए हो, लेकिन वहां जाकर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहना है और उसी का काम करना है। तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाते। पिछले क्लास में कानून और व्यवस्था टॉपिक बतलाए थे। आज सिलेबस में आगे देखते हुए राज्य प्रशासन देखेंगे, जिला प्रशासन देखेंगे। सबसे पहले तो राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन और आने वाले जो टॉपिक है वो सब आपके लिए बहुत ज्यादा पर्टिनेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है कि आप प्रांतीय सेवा का एग्जाम दे रहे हो और प्रांतीय सिविल सेवा में जो शीर्ष पद है उसको प्राप्त करने जा रहे हो, तो आपको ये डायरेक्ट प्रभावित करेगा। खासतौर पर बिहार से रिलेटेड इस टॉपिक पर क्वेश्चन खूब बनते हैं। समझ रहे? इस टॉपिक पर आपको बेहतर ढंग से वर्कआउट करना चाहिए। मैंने क्या बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल वाला बच्चा से ही क्वेश्चन पूछा जाए, बल्कि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे उसके उत्तर देंगे। क्यों? जहाँ से आपका ताल्लुकात होने वाला है उसके बारे में तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो बस हम लोग शुरू करते हैं राज्य प्रशासन। देखिए, राज्य प्रशासन सिलेबस क्रम में कानून और व्यवस्था के बाद आता है। राज्य प्रशासन पर कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है पहले देख लेते हैं। गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, सेक्रेटेरिएट है, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टरेट। समझ रहे? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बनता है क्वेश्चन वह है गवर्नर से, कि बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है, कहवा गवर्नर बने हैं। गवर्नर दोहरी भूमिका निभाता है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे गवर्नर का पद कंट्रोवर्शियल क्यों है? गवर्नर के पद के संबंध में अभी जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में बतलाएंगे कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा, कि पुंछी आयोग ने गवर्नर के पद और नियुक्ति के संबंध में क्या कहा। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जानते हो कि भारत राज्यों का संघ है। हमारे अनुच्छेद 1 कहता है कि नहीं, और अनुच्छेद 152 में राज्यों का उल्लेख है। सबसे पहले तो राज्य का उल्लेख में जम्मू कश्मीर का उल्लेख नहीं होता था, क्योंकि उसकी अपनी संविधान होती थी, लेकिन वो वर्जना खत्म हो गया। जब वो बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है, तो कम से कम जम्मू कश्मीर अब है ही नहीं, क्योंकि वो अब राज्य नहीं रहा बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो मतलब जम्मू का ये कि जो राज्य भारत के अभिन्न अंग है, राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सब तो आप जानते हैं। अनुच्छेद शुरू हो जाता है आपका 153 से, 52 से ले लो, 152 से शुरू होता है, जो एकदम आपका राज्य प्रशासन को ही डील करते रहता है। तो राज्य प्रशासन को डील करने वाला जैसे देखिएगा 167 तक जाएगा, जो राज्य कार्यपालिका होगा। समझ रहे? फिर आपका 168 से शुरू हो जाता है राज्य विधायिका, हमारे 212 तक जाएगा। 213 को अलग अध्याय बना दिया, जिसमें राज्यपाल को विधायी अधिकार यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। फिर 214 से शुरू हो जाता है उच्च न्यायालय, समझ रहे हैं, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय वगैरह भी 233, 234। इस प्रकार ये काफी लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस टॉपिक को जरा बेहतर ढंग से वर्कआउट कर लीजिए। खास तौर पर गवर्नर हुए, मुख्यमंत्री हुए वगैरह वगैरह। तो राज्यपाल, जैसा कि आपको मैं बताया कि अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल पद का प्रावधान है, लेकिन एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल बनाया सकता है। 7वां संशोधन अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल बनाया सकता है। राज्यपाल के लिए राज्यपाल जो होता है वह राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, समझ रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, वह दोहरी भूमिका निभाता है।
भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद का बहुत ही सरल योग्यता निर्धारित है कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष उसको उम्र हो। भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित कुछ सेवा शर्त भी निर्धारित किया गया है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, वह MP MLA नहीं होगा, समय रहे वह समय रहे क्या कह सकते हैं पद के दौरान जो है विभिन्न उन्मुक्तियों का मतलब लाभ उठाएगा, उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह। समझ तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल के समक्ष का जो वेतन होता है वह राज्य के संचित निधि पर भारित होता है, कि उसमें दुष्प्रभावित करने वाला परिवर्तन नियुक्ति के बाद संभव नहीं है। वह जो होता है समय रहे राज्यपाल के प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। हालांकि इस पर पिछले दिनों काफी विवाद होते रहा है, कुछ रिकमेंडेशन भी है, लेकिन वर्चुअली अभी भी यही व्यवस्था है कि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। वैसे तो उसका कार्यकाल 5 साल है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, उसको राष्ट्रपति पहले भी हटा सकता है या दूसरे राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था है। आमतौर पर राज्यपाल के पद के संबंध में 2 मर्यादा है। पहला मर्यादा क्या है कि वह उसे राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए, और दूसरा मर्यादा क्या है कि वह समय रहे उसकी नियुक्ति में मुख्यमंत्री से संपर्क साधा रहना चाहिए। हालांकि दोनों चीजों का लगभग अनदेखा होता है। समझ रहे हम लोग राज्यपाल को समझ रहे हैं, ये जो अधिकार जो है लगभग ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। समझ रहे और राज्यपाल को कुछ और भी अधिकार है, जैसा कि वह दोहरी भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का राज्य के संवैधानिक प्रधान होने के नाते अलावे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। तो ये सब आपका इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बतलाइए राज्यपाल के क्या क्या संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 200 और 201 क्या है। समझ रहे हैं क्या राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहना उचित होगा। पिछले दिनों आपको याद होगा BPSC के GS परीक्षा में राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहने से बवाल उठ गया था, और जो क्वेश्चन सेट किए थे उनको हटा भी दिया गया। एजेंट नहीं बोल सकते हैं, प्रतिनिधि बोल सकते हैं। समझ रहे वह दोहरी भूमिका निभाता है। समझ रहे वह राज्य का संवैधानिक प्रधान होने के नाते व्यापक अधिकार रखता है, जिसे आप कार्यकारी अधिकार, विधायी अधिकार, न्यायिक अधिकार, वित्तीय अधिकार वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावे और उसके कुछ स्वविवेकी अधिकार भी है, जिसका प्रयोग वो अपने स्वविवेक के आधार पर करता है। और अनुच्छेद 164 जो है 164 में जो प्रावधान किया गया 163 में कि राज्यपाल के परामर्श के लिए सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो इसमें आप देखते होंगे कि किस बात को राज्यपाल उनके मंत्री परिषद के परामर्श से करेगा और किस कार्य को वह उसके परामर्श से ना करेगा। इस पर राज्यपाल न्यायाधीश के समान काम करता है, उसे पूरा स्वविवेकी अधिकार है। हालांकि इस पर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। पिछले दिनों राज्यपाल के अधिकार पर व्यापक घेराबंदी हुआ और व्यवहारिक तौर पर यह कहा जाने लगा है कि उसे मतलब मर्यादा में रहकर संविधान के मूल्यों को ध्यान में रखकर व्यवहार करना चाहिए, उसे दलगत संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर व्यवहार करना चाहिए, वगैरह वगैरह। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। समझ रहे वह जो होता है समझ रहे वह जो यूनिवर्सिटी होता है उसका चांसलर भी होता है। समझ रहे वह वर्चुअली मतलब राज्य विधायिका का अंग भी होता है, वह राज्य कार्यपालिका का प्रधान भी होता है। समझ रहे उससे कुछ स्वविवेक न्यायिक क्षमादान के अधिकार भी प्राप्त है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के क्षमादान का अधिकार और राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार के बीच क्या अंतर है। तो आप बतलाओ कि राज्यपाल को मृत्युदंड का संबंध में अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति को मृत्युदंड के संबंध में अधिकार है। इसके अलावा आप बतलाओ कि राज्यपाल को वर्चुअली जो होता है सैनिक न्यायालय वाले मामले में अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को सैनिक मामले में भी अधिकार प्राप्त है। तो ये बतला सकते हो। फिर आप हो सकता है अनुच्छेद 213 और 123 पर क्वेश्चन आए। 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और
213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या अंतर है। एक है राज्य के कार्यकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भी राज्यपाल करता है, और ये जो है केंद्र सरकार के कार्यकारी क्षेत्र या संघ के कार्यकारी क्षेत्र में आने वाले विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। समझ रहे? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हुआ। फिर वीटो का अधिकार, राष्ट्रपति का वीटो का अधिकार क्या है, राज्यपाल का वीटो का अधिकार क्या है। तो एक महीने में राज्यपाल का वीटो का अधिकार में एक इजाफा हो जाता है कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको इसको देख लेना होगा। और वीटो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है कि नहीं? कौन कौन होता है वीटो? एक को हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो, एक को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, एक कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो में सीधे मना कर सकता है, और जनरली प्राइवेट विधेयक के संदर्भ में करता है, सीधे मना कर सकता है। और फिर सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या हुआ? वह एक पर विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरा बार यदि पेश किया जाए तो उसको अनुमति देना आवश्यक हो जाता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पॉकेट वीटो, जिस पर वो बैठ जाता है और उस पर ना यस कहता है ना नो करता है। तो अभी तक भारतीय डाक विधेयक में राष्ट्रपति द्वारा किया गया, राज्यपाल बहुत सारा ऐसा कर दो, अनुच्छेद 200 का बहुत इस्तेमाल करता है, और किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है। ऐसे संविधान में निर्धारित किया गया है कौन कौन विषय हो सकते हैं। ज्यादातर वे विषय होते हैं जो समवर्ती सूची के समवर्ती महत्व के होते हैं, राष्ट्रीय हित के महत्व के होते हैं। तो उन सब विषयों को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। उसमें समय सीमा क्या हो, अत्यधिक विलंब न हो, इसके संबंध में भी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने और संविधान समीक्षा आयोग इत्यादि ने रिकमेंडेशन किया था। तो उस चीज को जरा देख लेना है आपको। समझ रहे? फिर अगर आप समझ रहे राज्यपाल का नियुक्ति या राज्यपाल का पद संबंधी विवाद, क्या क्या बिंदु है जिस पर राज्यपाल का पद विवादित रहा है, तो आप बतला सकते हो। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल को हटाने की प्रवृत्ति तरीका, ये सब कारणों पर से राज्यपाल का पद विवादास्पद रहा है या विवाद में रहा है, चर्चा में रहा है। तो ये आपको इस तरह से देख लेना चाहिए। क्लियर है? और यहाँ पर देख लो मुख्यमंत्री का संबंध में, मुख्यमंत्री का इस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, इस प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है। भारतीय प्रशासन ऐसे भी क्षेत्र रहित प्रशासन कहलाता है। तो क्षेत्र रहित प्रशासन में शीर्ष स्तर पर कौन होता है? प्रधानमंत्री हुआ। राज्य स्तर पर कौन हुआ? राज्य में मुख्यमंत्री हुआ। और जिला स्तर पर डीएम कहलाता, तो पीएम सीएम डीएम कहलाता है कि नहीं कहलाता? तो सीएम बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है राज्य प्रशासन का, सर्वा एक मायने में कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के समान राज्यपाल भी संवैधानिक प्रधान होता है और केवल नाम मात्र का होता है। वास्तविक सत्ता किसमें निहित होता है? वास्तविक सत्ता राज्यपाल मुख्यमंत्री में निहित होता है। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति, मुख्यमंत्री का अधिकार, मुख्यमंत्री का कार्य, खास तौर पर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पर क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे लॉकडाउन से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या किया, इसमें ना करंट वाला क्वेश्चन भी समाहित हो सकता है, करंट से जोड़कर भी देख सकते हो। समझ रहे? और 7 निश्चय कार्यक्रम क्या है मुख्यमंत्री का, महिलाओं के लिए क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या कार्यक्रम, ये सब क्वेश्चन बहुत सारा बनता है मुख्यमंत्री से। समझ रहे? मुख्यमंत्री का जो मतलब कह सकते हैं रोड मैप है कृषि का, उससे समझो ज्यादातर करंट ही बनता है इसमें। तो इसको जरा आप देख सकते हो। ऐसे राज्य मुख्यमंत्री जो होते हैं वह वर्चुअली विधानसभा के नेता होते हैं, राज्य में बहुमत दल का नेता होते हैं, राज्य का लोकप्रिय नेता होते हैं। समझ रहे हैं? वह राज्य का सरकार के प्रधान होते हैं, राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं, राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता वही होते हैं। यानी राज्य प्रशासन का कप्तान कौन होता है? राज्य प्रशासन का कप्तान हो गया मुख्यमंत्री। तो ऐसा संबंधित क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता। राज्यपाल मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है जी? तो आप बतलाओ कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल वैसे तो फिक्स नहीं है, बहुमत पर निर्भर करता है। लोग विधानसभा में जब तक उसका बहुमत है तब तक वह मुख्यमंत्री रह सकता है। हालांकि क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो राज्य मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल 5 साल हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है
बहुमत पर, अगर बहुमत घसक गया तो वह पहले भी बाहर हो सकता है पद से। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर क्वेश्चन और देख लेना। और फिर क्वेश्चन आता है क्या, मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति राज्यपाल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। भ्रष्टाचार संबंधी मामले में राज्यपाल को अधिकार है कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने का अधिकार है। फिर पूछा था क्या मुख्यमंत्री इसके लोकपाल के दायरे, लोकायुक्त के दायरे में आते हैं? निश्चित रूप से आते हैं, जिसको चेक कर लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि वो आते हैं, उसके लोकायुक्त के दायरे में आते हैं, ये बताना होगा। फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री निरंकुश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, भारत में किसी पद को ऐसा अधिकार नहीं है कि वह निरंकुश हो, क्योंकि सब पर चेक एंड बैलेंस बना हुआ। विधायिका अगर निरंकुश होती तो न्यायपालिका उस पर नकेल कर सकती है, न्यायपालिका अगर निरंकुश करती तो विधायिका उस पर कंट्रोल कर सकती है। समझ रहे हैं? कार्यपालिका अगर मनमाना करते तो विधायिका और न्यायपालिका उस पर कंट्रोल कर सकते। तो इस प्रकार से व्यवस्था कुछ भी बनाया हुआ कि कोई भी निरंकुश नहीं हो सकता है भारत में। चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है कि कोई भी निरंकुश नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन ये आता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के अधीन कौन कौन सा विभाग होते हैं? मुख्यमंत्री विकास प्रशासन का कैसे प्रधान है? मुख्यमंत्री किस प्रकार आपदा प्रबंधन को मैनेज करता है? जैसा होता है ना कि राज्य में जो विकास विभाग होता है वह ज्यादातर मुख्यमंत्री अपने अधीन ही रखता है। समझ रहे? तो इसलिए विकास प्रशासन पर उसका पूरा पकड़ रहता है। और लोक सेवा भी राज्य के जो होते हैं वह भी उसी के अधीन काम करते हैं। कि कार्मिक विभाग उसी के अधीन होता है। समझ रहे? डीएम, कमिश्नर वगैरह सब के सब मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं, क्योंकि वह सामान्य प्रशासन के अधीन काम करते हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के अधीन रहता है, इसलिए वह मुख्यमंत्री के अधीन ही काम करते हैं। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा कि राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री का पद जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही व्यापक है, बहुत ही कह सकते हो प्रभावपूर्ण है। समझ रहे हैं? मतलब जितना प्रभाव जनहित पर इस पद का है, राज्य प्रशासन में कोई भी ऐसा पद नहीं होगा जिसका इतना प्रभाव होगा। यूपीएससी में एक दफा मैं क्वेश्चन देख रहा था कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि मुख्यमंत्री अगर सशक्त हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो राज्य में जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी स्थिति सचिवों जैसा हो जाता है। और वास्तविकता में यही है। जैसे आप देखिए बिहार में देखा जाए कौन कौन मंत्री हैं, तो आपका उंगली 4-5 मंत्री के बाद आके रुक जाता है। क्यों? उसके बाद आपको पता भी नहीं कि और कौन मंत्री, जरूरत ही नहीं पड़ता। सब काम तो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हो रहा था, उसी के इशारे पर होते रहता है। और सब मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही काम होता है। तो उस हिसाब से ये पद मतलब दूसरे मंत्री गौण हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं रह पाते, खासतौर पर जब बहुमत बहुत स्ट्रांग हो और जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ज्यादा अग्रही तरह के हो, असर्टिव टाइप का हो। तब ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देख लीजिएगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन आते हैं राज्य में सचिवालय पर, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल वाला तो आप जानते ही जानते हो कि राज्य में जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिमंडल होता है उसी प्रकार राज्य में मंत्रिमंडल होता है। क्योंकि मंत्री परिषद जो होता है वह संवैधानिक रूप से सत्ता संपन्न होता है, वास्तविक रूप से कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद अब जिस प्रकार केंद्र में निर्धारण का रखा गया कि मंत्री परिषद का आकार जो होगा कितना होगा, मंत्री परिषद का आकार जो होगा विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 15% हो सकता है या अधिकतम संख्या 12 हो सकता है, जिसको चेक करना होगा। उसके बाद आपको ये बतलाना होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जनरली किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? जो विधानसभा बहुमत दल का नेता होता है उसको वो क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो इसको जरा आप देख लीजिएगा। और मुख्यमंत्री कहने पर वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। क्लियर है? मुख्यमंत्री कहने पर अन्य मंत्रियों का। और वे मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं, यानी जब तक मुख्यमंत्री चाहेगा तब तक वो पद पर रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो उन्हें पहले भी हटा सकता है, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, या फिर राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार आप देखते हो
कि मुख्यमंत्री का राज्य प्रशासन में अच्छा खासा प्रभाव होता है। राज्य मुख्यमंत्री वगैरह का जो वेतन भत्ता या जो भी होता है वो कौन निर्धारित करता है? तो निश्चित रूप से राज्य विधायिका का निर्धारित करता है, और उसको संवैधानिक संरक्षण नहीं मिला हुआ कि वित्तीय आपात में भी या देश में आपात लगाओ तब भी वो क्योंकि उस पर कटौती नहीं किया सकता है, इसमें कटौती किया सकता है क्योंकि ये जो है संवैधानिक वाली व्यवस्था से नहीं, एवं संवैधानिक पर भी वित्तीय आपात के दौरान कटौती किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है देन, तो यहाँ तक तो हो गया जो आपने देखा कि मुख्यमंत्री के बारे में देखा। जब मैं सचिवालय के बारे में बोल रहा था कि राज्य में सचिवालय होता है, ठीक उसी प्रकार जिस पर केंद्र में सचिवालय होता है। तो जनरली सचिवालय जब आप बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, राज्य स्तर पर जितने मंत्रालय और विभाग जहाँ पर अवस्थित होते हैं उसको सचिवालय कहते हैं। जैसे बिहार में आइएगा तो आप देखिएगा कि सचिवालय जो है वो ओल्ड सेक्रेटेरिएट है, न्यू सेक्रेटेरिएट है, विकास भवन है, विश्वेश्वरैया भवन है, टोटल वहीं पर जितने मंत्रालय और विभाग है सब वहीं पर अवस्थित है। तो उस टोटलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य सचिवालय कहते हैं। समझ, इसमें मतलब प्रत्येक मंत्रालय का या विभाग का प्रधान एक मंत्री होगा, प्रशासनिक प्रधान सचिव होगा। तो प्रशासनिक प्रधान सचिव और राजनीतिक प्रधान क्या होगा, मंत्री होगा। अनुच्छेद 166 जो होता है, जैसे राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य में कार्यकारी पुनर्गठन के संबंध में अधिनियम बनाए। तो बिहार में भी उस आलोक में अधिनियम बनाया गया है, समझ रहे, और उसी के तहत बिहार सचिवालय काम करता है। बिहार कार्यकारी नियमावली 79 के तहत, समझ रहे, बिहार कार्यकारी नियम उसमें 92 में कुछ परिवर्तन भी हल्का फुल्का किया गया है, लेकिन मेन है बिहार कार्यकारी नियमावली 1979। उसी के तहत वर्चुअली जो होता है बिहार में मंत्रालय और विभाग जो भी है उसका व्यवस्था की गई है, उनके कार्य निर्धारित किए गए। तो संरचना और कार्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है, बिहार कार्यकारी नियमावली के अनुसार। क्लियर है। जैसा कि आप जानते हो सचिवालय जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज के साथ सचिवालय जो होता है उसका आप समझ लो हब हो गया, उसका आप समझ लो सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU हो गया। राज्य प्रशासन का सब काम वहीं से होता है, वहीं से नीति निर्धारण होता है, वहीं से नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, वही मूल्यांकन करता है। तो पूरा नीति प्रक्रिया का केंद्र बिंदु में कौन होता है, तो सचिवालय होता है। मंत्रालय हुआ, विभाग हुआ, क्लियर है। तो उसी पर आपको वर्ड करना है कि उसका जो राजनीतिक प्रधान होगा और कौन होगा, मंत्री होगा, और प्रशासनिक प्रधान कौन होगा, सचिव होगा। जनरली स्टूडेंट लोग से हायरार्की पूछा जाता है, अच्छा बताइए बिहार सचिवालय का हायरार्की बतलाइए। तो बिहार सचिवालय का हायरार्की क्या होगा, तो पहला हायरार्की सबसे ऊपर तो हो जाएंगे मंत्री, मुख्य सचिव होंगे, प्रधान सचिव, उसके नीचे होंगे विभागीय सचिव, उसके नीचे होंगे अपर सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, समझे, फिर होंगे उप सचिव, फिर अवर सचिव और सहायक सचिव। तो ये सब रहते हैं। इसके अलावा सहायक होते हैं, UDC होते हैं, LDC होते हैं, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय होते हैं। ये लोग जो सेक्शन अफसर से ले लो, सेक्शन अफसर हो गया, UDC हो गया, LDC हो गया, असिस्टेंट हो गए, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय, ये सब ऑफिस का निर्माण करता है। इसका काम होता है फाइल को दुरुस्त कर रखना। और अधिकारी शुरू होते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी से, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। बीच में और भी एडिशनल बहुत जगह पद हो सकता है, लेकिन मेन इसका है कि कुछ इस प्रकार। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये यहाँ पर देखते हैं राज्य सचिवालय में। तो राज्य सचिवालय का में कितने विभाग हैं, तो ये विभाग की संख्या जो होता है ना, सरकार दर सरकार अलग अलग होते रहता है। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो 35 विभाग है, समझ रहे, 35 विभाग है जिनको 23 मंत्रालय में पुनर्गठित किया गया है, मतलब समझ रहे। तो विभाग की संख्या वर्तमान में, पहले शुरू में 46 था, जिसको VS दुबे की अध्यक्षता में एक बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। तो उसने पुनर्गठन किया और उसको मंत्रालय के अधीन रखने का अनुशंसा किया। तो इस प्रकार राज्य सचिवालय में आप देखते हो कि मतलब विभाग एक निश्चित संख्या में विभाग होते हैं,
सामान्य प्रशासन विभाग हुआ, कार्मिक विभाग हुआ, नियोजन विभाग हुआ, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हुआ, ग्रामीण विकास विभाग हुआ, शहरी विकास विभाग हुआ। बहुत सारे विभाग होता है जो यहाँ काम करता है। समझ रहे? क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो यहाँ पर देखते हो सचिवालय का भूमिका क्या है और सचिवालय का कार्य क्या। तो सचिवालय की भूमिका को हम 4 वर्गों में बांटकर व्याख्या कर सकते हैं। पहला बोलेंगे मंत्रणा अभिकरण की भूमिका। ये तो उसका प्राइमरी कार्य है क्योंकि वह मंत्रणा अभिकरणीय स्टाफ एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। तो मंत्रालय का पहला काम क्या है? सचिवालय का पहला काम क्या हो गया? मंत्रणा देना। दूसरा काम क्या है? मतलब दूसरा काम इसका है समन्वय स्थापित करना। तीसरा काम क्या है? पहल करना, किसी चीज का शुरुआत करना, नवाचार करना। और चौथा काम क्या होता है? पर्यवेक्षण करना। पर्यवेक्षण करने का मतलब क्या हुआ? जो निर्णय नीति ले लिया गया है मंत्रिमंडल के फैसले पर, तो इसका लागू करवाने की जिम्मेवारी इन्हीं की होती है। तो वो जो है उस पर नजर रखता है, पर्यवेक्षण करता है। तो पर्यवेक्षणकारी भूमिका होता है, मंत्रणकारी भूमिका होता है, समन्वयकारी भूमिका होता है और प्रथम विभाग के रूप में, समझ रहे ना क्या कहते हैं? नहीं, प्रारंभकर्ता विभाग के रूप में काम करना इसकी भूमिका होती है। तो प्रारंभकर्ता का मतलब क्या हुआ? शुरुआत करना, कुछ भी नया, दक्षता बढ़ाने के लिए, नवाचार बढ़ाने के लिए। तो उसी को हम लोग प्रारंभकर्ता विभाग के रूप में काम बोलते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जब देख लीजिएगा। सचिवालय के कार्य को आप 3 वर्गों में बांट कर व्याख्या कर सकते हैं। एक हो जाएगा सामान्य कार्य या नीति से संबंधित कार्य, दूसरा कार्मिक कार्य और तीसरा वित्तीय कार्य। तो सामान्य कार्य क्या हुआ? जो नीति संबंधित हुआ, विषयगत प्रकृति का हुआ। दूसरा क्या हुआ? कार्मिक कार्य, जो कर्मचारी से संबंधित हुआ। और तीसरा काम हुआ वित्तीय कार्य, जो पैसा कौड़ी से संबंधित हुआ। तो सचिवालय में इन्हीं तरह के 3 कार्य संपन्न होते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं। सचिवालय में सबसे ऊंचा पद कौन होता है? मुख्य सचिव। तो इस पर क्वेश्चन अक्सर बनता है कि मुख्य सचिव। अब एक स्टूडेंट मेरे को बोलता है सचिवालय की समस्या क्या है? तो सचिवालय की समस्या ये कि थोड़ा बड़ा आकार होता है, लाल फीताशाही होता है, कार्य संस्कृति का अभाव होता है, विशेषज्ञता का अभाव होता है, गैर जरूरी कार्यों में अत्यधिक संलग्नता होता है। ऐसा कुछ काम होता है। तो बेसिक काम करेंगे ना, जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है वो काम नहीं करते, बल्कि मतलब उसके इर्द गिर्द आलतू फालतू काम ज्यादा रहता है, इसलिए वह बुनियादी कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाता। सचिवालय के ये सब परिसीमा हुआ, चुनौती हुआ, बाधा हुआ, जो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बतला सकते हैं। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो अभी हम आपको बतला रहे थे सचिवालय के बारे में। सचिवालय की भूमिका बता, 4 भूमिका बतलाया, 3 प्रकार के कार्य बतलाए, जो सबका निचोड़ था वर्चुअली। इसके अलावा फिर हम लोग देखते हैं, ये देख लीजिएगा बिहार सचिवालय में कितने विभाग है, बिहार सचिवालय में कितने कार्यकारी विभाग है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे? खासतौर पर पब्लिक एड वाले बच्चे से। ठीक है? वेरी नो कंफ्यूजन। तो जैसे निदेशालय और कार्यकारी विभाग एक ही होता है, यानी किसी भी मंत्रालय में 3 घटक होंगे। एक तो मंत्री जी हो गए, दूसरा सचिवालय विभाग और तीसरा कार्यकारी विभाग। समझ रहे? तो मंत्री तो सबके लिए अल्टीमेटली उत्तरदायी होता है। वहाँ नीति निर्धारण करना, नीति क्रियान्वयन करना, नीति व्याख्या करना, सबके लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन उसके सहायता करने के लिए कौन होता है? तो उसके सहायता करने के लिए मतलब आप कह सकते हो सचिव होते। समझ रहे? तो सचिव जो हुआ वह उसका ब्रेन के भांति होता है, दिमाग है उसका। और हाथ कौन होता है? हाथ होता है निदेशक, कार्यकारी विभाग। तो कार्यकारी विभाग उसके निर्णयों को क्रियान्वयन करता है और सचिवालय विभाग उस निर्णय तक पहुंचने में उसको सहयोग करता है। तो तीनों मिलकर काम करते हैं। तो किसी भी मंत्रालय में 3 कंपोनेंट इंटर रिलेटेड और व्यापकता से जुड़े रहते हैं। समझ रहे? सो दिस इज बेसिक पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना। क्लियर? कार्यकारी विभाग, सचिवालय और निदेशालय। मंत्री नीति निर्णय ले लिए,
सचिवालय उसमें सहयोग किया, फिर जो क्रियान्वयन उसमें नजर भी रखेगा और कार्यकारी विभाग उसको क्रियान्वयन करेगा। कार्यकारी विभाग भी दो प्रकार का हो सकता है, एक को हम लोग संलग्न कार्यालय बोलते हैं, एक को अधीनस्थ कार्यालय बोलते हैं। संलग्न कार्यालय क्या हुआ, कोई खास काम क्रियान्वयन से संबंधित करता है, समझ रहे हैं, कोई खास काम करता है, उसको हम लोग संलग्न कार्यालय कहते हैं। और अधीनस्थ कार्यालय कौन हुआ, वो जो क्रियान्वयन संबंधी कार्य मुख्य रूप से करता है, उसको हम लोग अधीनस्थ कार्यालय कहते हैं। जैसे देखो लेबर डिपार्टमेंट में ले लो, तो लेबर इंस्टीट्यूट जो हो गया जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है वो संलग्न कार्यालय हो गया, और जिला स्तर पर जो लेबर ऑफिस हुआ, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट हुआ, वह क्या अधीनस्थ कार्यालय हुआ। तो इसको जरा आपको देख लेना चाहिए, ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। उसके बाद मुख्य सचिव पर क्वेश्चन खूब आता है कि राज्य का मुख्य सचिव बहुत महत्वपूर्ण पद है, राज्य का मुख्य सचिव व्यापक पद है। मुख्य सचिव कौन है, बिहार के मुख्य सचिव का क्या अधिकार है, कार्य है, समझ रहे हैं। केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है और मुख्य सचिव होता है, इन दोनों के बीच में क्या समानता होती है, तो ये क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक को आपको बेहतर ढंग से देखना चाहिए, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो आपको जानना चाहिए, समझ, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अभी बिहार के मुख्य सचिव कौन है जी, ये पूछा जा सकता है। मुख्य सचिव का नियुक्ति कौन करता है, मुख्य सचिव के लिए क्या योग्यता है, राज्य का मुख्य सचिव इतना पावरफुल क्यों होता है कि उसका केंद्र में मंत्रिमंडलीय सचिव से भी उसको श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि राज्य प्रशासन में कोई उसके बराबर ऐसा पद नहीं है, और केंद्र स्तर पर भी कोई ऐसा पद नहीं है जो इतने व्यापक प्रभाव और अधिकार का क्या करता है, स्वीकार करता है या ग्रहण करता है। तो उस हिसाब से मुख्य सचिव का पद बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हैं। जैसे 2000 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने रिकमेंडेशन में कुछ नियुक्ति संबंधी कुछ गाइडलाइन दिए, अदरवाइज जैसे उसका नियुक्ति क्या होता है, एक मतलब कह सकते हो कॉलेजियम बना, उसमें मुख्य सचिव सम्मिलित होंगे, मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्री होंगे और रिकमेंड करेंगे, उसी पर मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में अभी लागू नहीं हुआ। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना हो ये भी फिक्स नहीं है, ये भी टेन्योर सिस्टम से बाहर होता है, लेकिन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने रिकमेंड किया कम से कम 2 साल होना ही चाहिए मुख्य सचिव का कार्यकाल। तो उस हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट पद है मुख्य सचिव का, समझ रहे। राज्य प्रशासन का कर्ता धर्ता है, राज्य प्रशासन का कह सकते हो आधार है। राज्य प्रशासन में कोई भी ऐसे विभाग नहीं होंगे, कोई भी ऐसे क्रियाकलाप नहीं होंगे जो मुख्य सचिव के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता। तो इसको जरा आपको देख लेना होगा, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मुख्य सचिव वाले क्वेश्चन पर और देख लेना कि मुख्य सचिव का पद पिछले दिनों थोड़ा कमजोर पड़ गया, इसका कारण क्या हुआ कि बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट लेवल है जो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करता है, तो फिर अधिकारी जब मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करते तो मुख्य सचिव का पद थोड़ा इधर हो जाता है, अंडरमाइन हो जाता है। इसके अलावा आप देखते हो कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, जब चाहे हटा देता है, कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा हो जाए। तीसरा देखो कि पिछले दिनों मुख्य सचिव स्तर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे और एक जगह के तो उनको हटा भी दिया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्लियर, देयर इज नो कन्फ्यूजन, इतना दूर समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ जिला प्रशासन के बारे में, कि जिला प्रशासन पर क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि आपका जो पद शुरुआत होगा जिला स्तर पर होगा, इसलिए ज्यादातर विभाग का कार्यालय जिला स्तर पर होते हैं। तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि जो आप इस पर वो थोड़ा सा पहले से एक्वेंटेड हो, पहले से जानते हो, सर, तो इससे क्वेश्चन आप बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हो। जैसे आप कुछ कोई इलाका भरा जिला पुलिस सेवा भर रहा है, तो पूछा जा सकता है मतलब जिला में पुलिस संगठन क्या है, क्वेश्चन बोला सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिखा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिला स्तर पर किस तरह काम करती है वो आपसे पूछा जा सकता है, समझ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ना 2 तरीका से क्वेश्चन बनते हैं, समझ। एक तो क्वेश्चन बनते हैं आपका जिला प्रशासन पर और दूसरा क्वेश्चन बनता है कलेक्टर पे। तो कलेक्टर पर भी क्वेश्चन बनता है और जिला प्रशासन पर भी क्वेश्चन बनता है कि जिला प्रशासन का नींव किसने रखी,
मौर्य काल में, मुगल काल में था भी या नहीं, और था तो किस तरह का था, जिला कलेक्टर पद की नियुक्ति कब हुई, जिला कलेक्टर को लिटिल नेपोलियन क्यों कहा जाता था, समझ रहे? ये सब पर क्वेश्चन आपको जिला स्तर पर क्वेश्चन बनेंगे और आपको बतलाना होगा, समझ रहे? फिर जिला स्तर पर जैसे जो लड़का जैसे बोला कि मैं इंडियन रेवेन्यू बिहार रेवेन्यू सर्विस बना, तो मतलब ये हायरार्की आपका डिपार्टमेंट है क्या जिला स्तर पर, तो ये सब क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। और आपको आपका चूंकि पोस्टिंग इसी लेवल पर होना है, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर होना, इसलिए आपका इससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो जिला का जो व्यवस्था है वो देखा जाए तो मौर्य काल, मुगल काल किसी न किसी रूप में सदैव रहा है, लेकिन जो मौजूदा ढांचा है वह ब्रिटिश शासन काल के देन है, ब्रिटिश शासन काल में डेवलप हुआ। जैसे आप देखते हो, मतलब मौर्य काल में विषय कहलाता था विषयपति, और मुगल काल में सरकार, जिसकी तुलना आप जिला से कर सकते हो। करोरी फौजदार अकबर के समय का ऐसा पद था जिसकी तुलना वर्तमान में कलेक्टर से की जा सकती है, समझ रहे? किरोरी फौजदार इस तरह से। तो आप देखते हो कि जिला प्रशासन जो हुआ, समझ रहे ना, जिला प्रशासन मतलब कह सकते हो भारतीय प्रशासन का मूल आधार है, लेकिन जिला प्रशासन का भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जिला का उल्लेख जो है अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में किया गया, और 243 में पंचायती राज संस्था के संदर्भ में किया गया। अदरवाइज भारतीय संविधान में, समझ रहे, जिला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वह न्याय प्रशासन में किया गया। और अभी जो पंचायती राज वाला व्यवस्था, तो जिला परिषद, जिला नियोजन समिति, उसके संदर्भ में जिला पंचायत के संदर्भ में, ये सब के संदर्भ में इस्तेमाल हुआ। समझ रहे? तो जिला शब्द जो है वह मौजूदा ढांचा ब्रिटिश शासन का देन है, और ब्रिटिश ने फ्रांस के प्रीफेक्ट प्रणाली से प्रेरणा लेकर ऐसा अपनाया और कलेक्टर पद का निर्माण किया। तो इस कारण जो कलेक्टर का पद जो कि फ्रांस में डेवलप हुआ, वहाँ की प्रीफेक्ट प्रणाली से ताल्लुकात रखता है और बहुत पावरफुल पद रहा है। इसीलिए भारत में इसको लिटिल नेपोलियन कहा था, क्योंकि फ्रांस से ही संबंधित नेपोलियन था, जो फ्रांस का सबसे महान शासक कह सकते हो। तो उसी प्रकार जिला स्तर पर सबसे महान प्रभावपूर्ण पद कौन हुआ? कलेक्टर हुआ। इसलिए जिला कलेक्टर को लिटिल नेपोलियन कहा जाता है। समझ, बहुत पावरफुल पद है जिला कलेक्टर का। समझ, जिला कलेक्टर के कार्यों को, भूमिकाओं को शब्दों में वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल होता है। समझ, क्या हम उस पर देखते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको तुरंत बताया कि इस पद को हम लोग दो भाग में बांट कर अध्ययन करेंगे। एक और जिला प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं, जिला प्रशासन को अलग देखेंगे, कलेक्टर को अलग देखेंगे। तो जिला प्रशासन में सामान्य प्रशासन होता है, कल्याण प्रशासन होता है, विकास प्रशासन होता है, नियामकीय प्रशासन होता है। समझ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और सब कानून व्यवस्था को मतलब क्या कह सकते हैं, अभिशासन को प्रभावित करते हैं, सभी अभिशासन को प्रभावित करते हैं, और जनहित को व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। जैसे पुलिस प्रशासन इसी में काम करता है, नियामकीय प्रशासन में, और भी बहुत सारा टैक्स कलेक्शन वगैरह काम इसी लेवल पर संपन्न होता है। तो जिला प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पिछले दिनों 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, क्योंकि पहले इसको जनप्रतिनिधि से उतना ताल्लुकात नहीं था, लेकिन विगत वर्षों में क्या हुआ, इसका प्रभाव बढ़ा है जिला पर, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। लोकतंत्रीकरण हुआ है, जिला सरकार अवधारणा अवतरित हुआ है, जिला में प्रशासकीय पक्ष कमजोर पड़ा और राजनीतिक पक्ष महत्वपूर्ण हुआ, तो उस दृष्टि से पद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जिला कलेक्टर पर बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जिला कलेक्टर जो होते हैं वह क्या काम करते हैं। जिला कलेक्टर का भूमिका विकासात्मक होता है, जिला कलेक्टर की भूमिका राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में होता है, जिला कलेक्टर की भूमिका आप कह सकते हो विकास अधिकारी के रूप में होता है,
दंड अधिकारी के रूप में होते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक होता है। तो जिला कलेक्टर की भूमिका पर क्वेश्चन अक्सर आता है कि जिला कलेक्टर का पद बड़ी बोझ वाला पद है। इस पद के साथ इतना मर्यादा, इतना प्रभाव जुड़ा रहता है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति पूरी तरह चंगलाया होता है, पूरा कार्यभार के बोझ से दबा रहता है, समझ रहे। तो जिला कलेक्टर का पद किसने निर्मित किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में किया था। और राल्फ सेल्डन कहलाते हैं पहला जिला कलेक्टर जो ब्रिटिश काल में नियुक्त हुए, समझ रहे। ब्रिटिश जिला प्रशासन का ढांचा ब्रिटिश काल में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसी तरह से सीमित रूप में काम करते रहा। 1919 में मतलब कह सकते हो प्रांत स्तर पर द्वैत शासन दिए जाने से यह थोड़ा प्रभावित हुआ। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दिए जाने से यह व्यापक प्रभावित हुआ। ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि जिला कलेक्टर जो होते हैं वह वर्चुअली क्या होते हैं, जिला का वह सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी होते हैं। उसके ऊपर में होता है प्रमंडलीय आयुक्त, समझ रहे हैं। वह दो काम देखता है, एक होता है राजस्व संग्रह वाला काम, वह निबंधन का काम देखता है, और सामान्य प्रशासन का काम देखता है। इसके अलावा जिला में जितने भी डिपार्टमेंट है सब पर उसका फंक्शनल कंट्रोल रहता है, समझ रहे, और व्यापक रूप से वह प्रभावित करता है। तो जिला कलेक्टर की भूमिका विकासात्मक भूमिका, कानून व्यवस्था संबंधी भूमिका, राजस्व संबंधी भूमिका, समझ रहे हैं। फिर आप कह सकते हो निर्वाचन अधिकारी के रूप में भूमिका, आपदा प्रबंधक के रूप में भूमिका, समझ रहे हैं, एक प्रशासक के रूप में भूमिका वगैरह। इस तरह से बांट कर आप इसके अध्ययन कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जिला कलेक्टर पर क्वेश्चन बनता है कि जिला कलेक्टर को अत्यधिक बोझ वाला पद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पद से इतना जुदा अधिकार जुड़ा हुआ, इतना प्रभाव जुड़ा हुआ कि ब्रिटिश काल में रैमसे मैकडोनाल्ड उन्होंने क्या कहा था, जिला कलेक्टर का पद मतलब कह सकते हो कछुए के भांति जिसके पीठ पर पूरा सरकार का बोझ टिका होता है। तो उस हिसाब से जिला कलेक्टर का पद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिला कलेक्टर का पद कैसे प्रभावित हुआ? तो आप जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक होने से जिला कलेक्टर का काम न्यायिक अधिकार सीमित हो गया, बहुत ही कम अधिकार रह गया है। फिर विकास प्रशासन और कल्याणकारी राज्य जुड़ जाने से जिला कलेक्टर की भूमिका और कार्य बदल भी गया है, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ मत लाना होगा। फिर आपदा प्रबंधक हो गया। फिर इधर आप देख रहे हो अभी नया प्रोटोकॉल कहे ना, लॉकडाउन और क्या क्या जो अभी चल रहा है। जिला कलेक्टर आज के तारीख में सबसे प्रभावपूर्ण पद है, सबसे अधिक मतलब कह सकते हो चर्चित पद है। इस पद की गुणवत्ता के साथ समझ रहे ना जिला प्रशासन की प्रभावकारिता टिका होता है। जितना बेहतर अधिकारी इस पद पर काम कर रहा होता है उतना ही जिला प्रशासन का गुणवत्ता और प्रभावकारिता ऊंचा बना रहता है। तो जिला प्रशासन का केंद्र बिंदु जिला कलेक्टर हालांकि पिछले दिनों वे कुछ कारणों से प्रभावित हुआ है। जैसे पहला बात है अत्यधिक कार्यभार होता है, दूसरा विशेषज्ञता का अभाव होता है, तीसरा तालमेल का अभाव होता है, चौथा आप कह सकते हो राजनीतिक प्रभाव दखलंदाजी बहुत बढ़ते जा रहा था। उस परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर को व्यापक प्रभाव झेलना होता है, लेकिन समय की कसौटी पर यह हमेशा खड़ा होता रहा है। ब्रिटिश काल से लेकर अब तक यह हमेशा कार्य करता रहा और करता रहेगा, समझ रहे। तो इस हिसाब से भले इसकी भूमिका बदली, लेकिन इसका आवश्यकता और महत्व पहले भी था, आज भी है और आगे भी बने रहेगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको आज जिला कलेक्टर और राज्य प्रशासन के बारे में कुछ बतलाया। अगले क्लास में और इसमें डेवलप करेंगे। तो अभी तक के लिए मतलब इसको आप यहीं पर कंक्लूड करिए। हमारे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से फोन कर सकते हैं, कहीं कोई जानकारी चाहिए तो आपको मिल सकता है। तैयारी ढंग से कीजिए, या ग्रुप बना लीजिए, अपने डिस्कशन कीजिए, म्यूरर पर देखकर वर्कआउट कीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि अभी भी रिलैक्स हैं,
शुरुआतें उनका ठीक नहीं रहता, इंट्रोडक्शन ही ढंग से नहीं दे पाते, तो आपको बेहतर ढंग से वर्कआउट करना चाहिए। हम लोगों ने भी मॉक इंटरव्यू चला रखा है, अगर आपको लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या इन जनरल किसी टॉपिक में आप उससे सहयोग ले सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। ठीक है।